नेक्स्ट जो है बुझते पारছিস नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल लेते हैं थर्ड केस ओ जाना है डन यहां तक हाँ हो गया सब लोग ज्वाइन हो गए तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट जो एग्जांपल है तो टेक एन एग्जांपल ऑफ से अ रबर बलून मान लो मेरे पास एक छोटा सा रबर बलून है या पीस ऑफ स्पॉन्ज है राइट जिसका वॉल्यूम था सपोज v राइट इस रबर बलून को हमने क्या किया हमने किसी फ्लूइड के अंदर रख दिया तो रबर बलून को अगर फ्लूइड के अंदर रखेंगे वाटर के अंदर रखेंगे इस इंस्टेंस तो क्या होता है कंप्रेस करता है ना राइट तो व्हाट विल हैपन हियर यू विल फाइंड आउट दैट फोर्स विल एक्ट एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस right force equal forces will act if you know if you put a small spherical object inside a liquid for instance तो क्या होगा equal force will act from all the directions and the forces will be directed perpendicular to the surface क्या बोला equal forces acting from all the directions and the forces acting perpendicular to the surface इससे क्या हो जाएगा after some time you will find that the volume will decrease a bit छोटा हो जाएगा पहले जितना था उससे कम हो जाएगा सपोज मेरे पास एक रबर का या स्पॉन्ज का पीस है लाइक अ बैलून ऑफ स्फेरिकल शेप उसको मैंने एक फ्लूइड के अंदर डाल दिया राइट तो क्या हो रहा है हर तरफ से इक्वली फोर्स लग रहा है ओके परपेंडिकुलर टू द सरफेस व्हिच इज ट्राइंग टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट या मान लो इस पीस ऑफ स्पॉन्ज को ऐसे मैंने कंप्रेस किया तो क्या कर रहा है from different directions I am applying some force which is trying to shrink it in size यहां पे क्या होगा कुछ देर बाद अगर ये वॉल्यूम v था तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा v माइनस डेल्टा v हो जाएगा दिस वॉल्यूम वाज v तो नाउ इट विल बिकम v माइनस डेल्टा v यस और नो क्लियर हुआ या तुम बोल सकते हो इट विल बी v प्लस डेल्टा v वेयर डेल्टा v इज इटसेल्फ नेगेटिव वैसे भी बोल सकते हो কমে যাচ্ছে ধর v ছিল 1 সেন্টিমিটার কিউব ডেল্টা v হচ্ছে ধর 0.1 সেন্টিমিটার কিউব তাহলে আফটার ডিক্রিজিং ইট উইল বিকাম 0.99 or 0.9 সেন্টিমিটার কিউব সাপোজ তো ওই 0.9 কে আমি 1 মাইনাস 0.1 ডাইরেক্ট লিখতে পারি বা 1 প্লাস মাইনাস 0.1 লিখতে পারি তো ওটাই বললাম যে we can write this as v minus delta v or we can write v plus delta v where the delta v itself is negative क्लियर हुआ तो यहां पे अगर हम रेशियो निकाले चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम ये जो रेशियो निकलेगा दिस इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन या वी कैन ऑल्सो कॉल इट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्लियर जैसे ये होगा तो व्हाट विल हैपन from within the object restoring force will develop तो क्योंकि बाहर से फोर्सेस लग रहा था परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो अंदर का फोर्स भी क्या लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा वो भी चाहेगा कि वॉल्यूम को बढ़ाने इट विल ट्राई टू इंक्रीज द वॉल्यूम क्लियर सो दैट स्ट्रेस व्हिच विल डेवलप हियर it will be equal to the pressure right it will be actually equal to the say pressure p which is trying to compress the body right the excess pressure p which is trying to compress the body तो यहां पे ये जो p आएगा that will be the measure of hydraulic stress is that clear so when an object is compressed by forces from all directions which act normal to the surface then the stress which is developed is known as the hydraulic stress which is equal to P मतलब प्रेशर हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर है द हाइड्रोलिक प्रेशर व्हिच इज ट्राइंग टू कंप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके बराबर है फिर तक तो बने
समझ में आया? अब एक चीज देखो, जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप हो रहा है। और शेप और लेंथ किसका होता है? सॉलिड का होता है। तो वो दोनों हम लोग सॉलिड में ही डिफाइन करते हैं। जबकि यहां पे जो हो रहा है वॉल्यूम कंप्रेशन, वॉल्यूम तो सॉलिड का भी है, लिक्विड का भी है, गैस का। Yes or no? So volume compression can occur in case of all the three states of matter. So we can define volume strain and hydraulic stress in case of solids as well as liquids as well as gases. सभी के केस में हो सकता है। Clear हुआ बात? So these are the common types of stress and strain that we come across in our daily life. यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? Now, based on his experiments, Robert Hooke came across a very important law. Robert Hooke ने स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किया। मान लो एक स्प्रिंग है, उसको लटका दिया, उसके ऊपर लोड्स लगाते गए एंड देखते गए कि कितने लोड पे कितना चेंज इन लेंथ होता है, राइट? तो दैट लोड विल बी द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर आएगा, अगर तुम बहुत ज्यादा डिफॉर्म ना कर दो तो ऑब्वियसली। एंड जो चेंज इन लेंथ होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करने से हमें क्या मिल जाएगा? स्ट्रेन मिल जाएगा। तो व्हेन ही कैलकुलेटेड ही फाउंड दैट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है दे रिमेन प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड ये जो लॉ है या ये जो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी है, दिस वाज जनरलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज नोन एज हुक्स लॉ। ठीक है? तो हुक्स लॉ इज द बेसिक लॉ इन इलास्टिसिटी। कभी भी अगर हम इलास्टिसिटी का बात करेंगे या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का बात करेंगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो कौन सा लॉ लगता है? ओम्स लॉ लगता है। यस और नो? व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वी यूज ओम्स लॉ। ओके, व्हेन वी लर्न अबाउट मैकेनिक्स वी यूज न्यूटन्स लॉज। वैसे इलास्टिसिटी के केस में हुक्स लॉ इज द बेसिक लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? दैट it states that for small deformations the stress developed in a body is directly proportional to the strain, राइट? तो मैथमेटिकल हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकल हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी प्रोपोर्शनल, राइट? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी वी कैन से दैट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यस और नो? अगर कोई भी दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है तो उनका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यस और नो? तो दिस कांस्टेंट, रिमेंबर दैट दिस कांस्टेंट is known as the modulus of elasticity. Is that clear? तो this ratio of stress and strain is called modulus of elasticity, जो किस पे डिपेंड करता है? द मटेरियल ऑफ द बॉडी पे। वो बॉडी किस मटेरियल का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टू सम एक्सटेंट। क्लियर? तो दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। यानी अगर हम हुक्स लॉ को वैलिड मान ले, इफ वी से दैट ओके हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर द मटेरियल ऑफ द बॉडी व्हिच आई एम वर्किंग विद, तो क्या होगा जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे? व्हेन वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सपोज हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन प्लॉट किया एंड वाई एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट किया, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा बताओ? विच काइंड ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड? हमने बोला कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज का ग्राफ कैसा बनता है? इफ आई प्लॉट stress on the y-axis and strain on the x-axis, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर? तो whenever any material obeys Hooke's law,
अब क्या हर मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ करता है? नहीं करता. ऑल मटेरियल्स डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, दे मे नॉट ओबे हुक्स लॉ. ठीक है, बट मेनी मटेरियल्स ओबे इट. So when the material obeys Hooke's law, then stress versus strain graph will be a straight line. And ध्यान से देखो, अगर मैंने इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप निकाला, स्लोप मतलब क्या होता है याद करो, स्लोप मींस tan of the angle made by the line with the positive x axis या change in y axis by change in x axis. तो अगर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व या ग्राफ, जो भी बोलो, कितना आएगा? इट विल बी इक्वल टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक मॉड्यूलस. क्लियर? अब देखो, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया कि स्ट्रेन का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, और स्ट्रेस का यूनिट किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है. यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट किसके बराबर होगा? प्रेशर के ही बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है ही नहीं. ओके, तो रिमेंबर दैट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस, द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एनी modulus of elasticity is always same as that of stress or pressure. क्लियर हुआ? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्यों बोलते हैं? मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस हम किसको बोलते हैं? वैल्यू, है ना, स्ट्रेंथ. तो ये जो क्वांटिटी निकला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके, इसके साथ इलास्टिक नेचर का या कितना इलास्टिक है, इसका क्या रिलेशन है? राइट? तो बहुत सिंपल सा बात है. देखो, यू कैन सी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. यानी इफ यू फिक्स द स्ट्रेन, अगर तुमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लिया अलग अलग मटेरियल के बॉडीज में, ठीक है, तो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसका स्ट्रेस भी ज्यादा होगा. स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. यानी उसके अंदर अपने शेप को रीगेन करने का टेंडेंसी विल बी मोर. समझ में आया? हमने डेफिनेशन में क्या बोला था? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ट्राइज टू रीगेन द शेप. तो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, फॉर द सेम डिफॉर्मेशन इट विल ट्राई टू रीगेन द शेप मोर, दैट इज व्हाई इट विल बी मोर इलास्टिक. समझ में आया? तो अगर तुम्हें कंपेयर करना हो, मान लो तुम्हें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे दिया, दो ग्राफ दे दिया ए बी, तो तुम्हें पूछा गया कि विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, तो क्या देखोगे? जिसका स्लोप ऑफ द ग्राफ ज्यादा होगा इट विल बी मोर इलास्टिक, क्योंकि ज्यादा स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दैट मींस इट इज मोर इलास्टिक. क्लियर? समझ में आया बात? तो इलास्टिसिटी का जो फिजिक्स में मतलब है और जो कॉमन डे मतलब है, दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? देखो, कॉमन डे मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि रबर इलास्टिक होता है. क्यों? रबर को हम लोग इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं. बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता. फिजिक्स में ज्यादा इलास्टिक वो होता है जिसको स्ट्रेच करना ज्यादा डिफिकल्ट हो, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा ओरिजिनल शेप में ले जाने का कोशिश करेगा. Is that clear? So if I say that which one is more elastic, rubber or steel? रबर और स्टील में से इलास्टिक कौन ज्यादा है? स्टील मोर इलास्टिक है. क्यों? क्योंकि फॉर द सेम डिफॉर्मेशन, स्टील में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना काफी डिफिकल्ट है, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स काफी ज्यादा होगा, जबकि रबर के अंदर काफी कम होगा. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से, सिंस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज हायर, सो इट विल बी मोर इलास्टिक. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज लेसर, सो इट विल बी लेस इलास्टिक. क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर दो मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी कंपेयर करने दिया जाए, तो हमें उस लाइन को सिलेक्ट करना है जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ज्यादा है. क्लियर? नाउ एज वी नो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो देयर शुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो. अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए अलग अलग टाइप का इलास्टिक मॉड्यूलस निकलेगा. ओके, सो लेट अस नाउ कम टू द पॉइंट व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूली. मॉड्यूली इज द प्लूरल ऑफ मॉड्यूलस. एक होने से मॉड्यूलस, मोर देन वन होने से मॉड्यूली बोले.
ठीक है. So let us come to the different types of elastic moduli. समझ में आया? तो पहला, सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस. ओके. यंग्स मॉड्यूलस का मतलब ऐसा नहीं है कि ये खाली जवान आदमी के लिए वैलिड है. ठीक है. दिस इज द नेम ऑफ द आफ्टर द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट. तो यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain. Okay. Young's modulus is defined as the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. यानी अगर हम उसी वायर का एग्जांपल फिर से कंसीडर करें कि दिस वाज अ सिलिंड्रिकल वायर एंड we were pulling it from both the sides with force F. तो इसका लेंथ पहले कितना था? L था. बाद में स्ट्रेच करने के बाद कितना हो गया? L प्लस डेल्टा L हो गया. ऐसा हमने डिस्कस किया था, राइट? सेम डायग्राम वी आर टेकिंग. तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि F बाई A विल बी द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखना, when the longitudinal stress develops in the object which is being stretched, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. अगर एक वायर को स्ट्रेच करोगे बाय पुलिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस. एंड इफ द स्ट्रेस डेवलप्स इन द ऑब्जेक्ट whose length is being shortened, compressed, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का ही वर्जन है, सेम ही चीज, राइट? না না, এবিলিটি না. যখন আমি ওয়্যারটাকে দুদিকে ধরে টানছি তখন কি হচ্ছে? লম্বা হয়ে যাচ্ছে. তো সেখানে যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ করবে সেটাকে বলে টেনসাইল স্ট্রেস. আর যদি দুদিক থেকে পুশ করতাম কি হতো? ছোট হয়ে যেত. সেখানে যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ হবে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস. কিন্তু দুটোই হচ্ছে লংগিটুডিনাল স্ট্রেস. ঠিক আছে? तो F by A is the stress and what is the strain? Strain कितना होता है? Delta L divided by L. So the two, if you take a ratio, it will be equal to Y. यंग्स मॉड्यूलस का सिंबल क्या है? Y है. और we can write that Y will be equal to FL by A delta L. This is the formula for Young's modulus of elasticity. Clear? क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? डन. नेक्स्ट कौन सा देखा था हमने? टेंजेंशियल वाला देखा था. ठीक है. तो फॉर दैट वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड shear modulus, or it is also called modulus of rigidity. ओके. शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को सिंबलाइज करने के लिए हम लोग ईटा का यूज करेंगे और कैपिटल जी का यूज करेंगे, राइट? ईटा और कैपिटल जी इज द सिंबल फॉर शेयर मॉड्यूलस. ईटा सिंबल कैसा है? एन जैसा है, बट एन का जो लेग है वो थोड़ा लंबा है. ठीक है. तो दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ tangential stress and shearing strain. Here that means वो जो एग्जांपल हमने लिया था कि सपोज दिस वाज अ सिलेंडर, राइट? दिस सिलेंडर वाज फिक्स्ड एट द बेस एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द टॉप. तो क्या होता है? नीचे भी एक फोर्स डेवलप करता है. ड्यू टू दैट द सिलेंडर गेट्स टर्न्ड. यस और नो? It gets turned like this. So suppose if this face displaces by x amount and the distance between the two faces L, तो यहाँ पे ये एंगल को थीटा भी ले सकते हो. तो यहाँ पे
टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा बताओ, अभी मैंने बताया एफ बाई ए, एंड शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा एक्स बाई एल, तो दैट विल बी इक्वल टू आवर शेयर मॉड्यूलस, और वी कैन राइट इट विल बी एफ एल बाय, क्लियर हुआ? सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर शेयर मॉड्यूलस, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना कि यंग्स मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस आर डिफाइंड। शेयर मॉड्यूलस মানে হচ্ছে রেশিও অফ ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস বাই শেয়ারিং স্ট্রেন। এই এক্সাম্পলে ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস কত হবে এফ বাই এ, মানে যত তুই ফোর্স দিয়ে ওটাকে পুশ করবি রিস্টোরিং ফোর্স ততটাই হবে, ব্রিং ইট ব্যাক টু দ্য সেম পজিশন। তাহলে এফটা হয়ে গেল রিস্টোরিং ফোর্সের বরাবর, বাই এরিয়া অফ ক্রস সেকশন করলাম, পেয়ে গেলাম স্ট্রেস। আর শেয়ারিং স্ট্রেন কত ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফর্মুলা ফর শেয়ারিং স্ট্রেন? ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ফেস বাই ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু ফেসেস, তাই তো এক্স বাই এল, সেটাকে লিখলাম। আবার এক্স বাই এল নিয়ারলি ইকুয়াল টু কি ছিল থিটা, if this theta was the angle of shear by shearing angle মানে the angle by which the face has turned, ওটা x by l ছিল, ওইজন্য f by a থেকে লিখে দিলাম। क्लियर हुआ बात? रिमेंबर दैट यंग्स मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस दोनों ही आर वैलिड ओनली फॉर कैसा स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड या गैस, सॉलिड। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ बात? कोई कंफ्यूजन? Finish writing till this point? Now let us come to the next point, that is about another important modulus of elasticity. Third number is called bulk modulus. ठीक है, bulk modulus symbol is B. It is defined as the ratio of hydraulic stress and volumetric strain या volume strain, राइट? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि B will be equal to minus P divided by delta V by V, और we can write minus PV by delta V। अब ये माइनस क्यों लिखा हमने? रिमेंबर कि स्ट्रेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हम लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट द साइन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर टू बी टेकन इन सच अ वे कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, राइट, तो वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा, और अगर प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। रिमेंबर द नेगेटिव साइन indicates that an increase in pressure causes decrease in volume or the volume to decrease, and vice versa। क्लियर? इसी चीज को हम लोग देखो जनरली वी आल्सो कम अक्रॉस सच सिचुएशंस जहां पे प्रेशर चेंज होने के साथ वॉल्यूम चेंज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग वी आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, साउंड, वाइब्रेशंस, दिस साउंड इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर। तो ये जब साउंड एयर से ट्रैवल करता है, at some positions it compresses the layers of air, at some positions it increases the gap between the layers increases, उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बोलते हैं ना। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर, राइट। तो जब ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, इन सिचुएशंस इन দাঁড়া না ভালমন্ডল ছিল না বলছি কি ছিল,
1 বাই ছিল কিন্তু বাল্ক মডুলাস ছিল না, তুই একটু গন্ডগোল করে ফেলেছিস। দেখ, তো ইন সিচুয়েশনস ইনভলভিং চেঞ্জ ইন ভলিউম due to change in pressure, we write B equals to minus del P by del V multiplied by V। ठीक है, समझ में आया? तो बल्क मॉड्यूलस कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, द रेशियो ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है सर। अब एक चीज ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। मान लो तुमको मैंने एक स्पॉन्ज का बॉल दिया, माइनस पी। समटाइम्स ये बोल रहा लाइक व्हेन साउंड इज प्रोपेगेटिंग थ्रू एयर इट इज कॉजिंग चेंज इन प्रेशर, तो वहां पे डेल्टा पी यूज करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ। ठीक है, अल्टीमेटली देखो पी जो है इट इज नॉट नथिंग बट द হাইড্রোলিক প্রেসার, মানে যে এক্সেস প্রেসারটা অবজেক্টটাকে কম্প্রেস করতে যাচ্ছে বা যেই চেঞ্জ ইন প্রেসারটা অবজেক্টটাকে এক্সপ্যান্ড করতে যাচ্ছে সেটাকে হাইড্রোলিক স্ট্রেস বলে। এই জন্য আলটিমেটলি দ্যাট ইজ ডেল্টা ओनली। ओके, इनहेरेंटली इट मींस दैट एक्सेस वन, राइट? तो नाउ अब सोचो, मैंने तुमको एक स्पॉन्ज का बॉल दिया, एक स्टील का बॉल दिया, दोनों का वॉल्यूम सेम था, दोनों पे तुमने सेम प्रेशर अप्लाई किया, तो वॉल्यूम चेंज किसका ज्यादा होगा, स्टील का या स्पॉन्ज का? स्पॉन्ज का ज्यादा होगा, यानी कि पी दोनों के लिए सेम है। पी दोनों के लिए वैल्यू वाइज देखते हैं, माइनस को भूल जाओ, माइनस तो इज फॉर द डायरेक्शन पार्ट, डिक्रीज इंक्रीज वाला पार्ट। वैल्यू वाइज पी दोनों का सेम है, तो डेल्टा वी किसका ज्यादा हुआ, स्पॉन्ज का। तो बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा होगा? अगर तुमने पी को सेम कर दिया तो बी और डेल्टा भी तो रेसिप्रोकल रिलेशन में आ गया ना, तो जिसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा हुआ उसका बल्क मॉडुलस कम है, और जिसका वॉल्यूम चेंज कम हुआ उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है। अब बताओ दोनों में से कंप्रेसिबल कौन ज्यादा है? कंप्रेसिबल मतलब जो इजीली कंप्रेस होता है, कौन ज्यादा इजीली कंप्रेस होता है? स्पॉन्ज। तो कंप्रेसिबल ज्यादा है स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज का बल्क मॉडुलस कम है। कंप्रेसिबल कम है स्टील, उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है। यानी जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है उसका कंप्रेसिबिलिटी कम होता है, या जिसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है तो उसका बल्क मॉडुलस कम होता है। दैट इज वाई वी डिफाइन compressibility, we define compressibility of any material K as the reciprocal of bulk modulus. This will be equal to, okay, minus delta V by V into delta P या P, जो भी लिखो। समझ में आया? तो compressibility is the reciprocal of bulk modulus। जितना बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी उतना कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो अब अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो कि व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है 1 मार्क्स के लिए, कि व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। बोलो क्या होगा? व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। परफेक्ट रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? जिसके शेप को, साइज को हम चेंज कर ही नहीं सकते, कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी प्रेशर लगा दो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। तो P इज फाइनाइट बट डेल्टा V इज 0। तो समथिंग बाय 0 क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। समझ में? इंफिनिटी आएगा। तो रिमेंबर कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी इंफिनिटी होता है, या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी क्या होता है? 0। वैसे ही यंग्स मॉड्यूलस ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी भी कितना होगा? इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि कितना भी फोर्स लगा दो उसका लेंथ चेंज नहीं करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? कोई कंफ्यूजन? श्योर? समझ में आया? तो हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा के डिफॉर्म कर सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट अपने शेप को रिगेन करने का कोशिश करता है तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक
एंड इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी। अगर वो अपने शेप को रिगेन करने का कोशिश नहीं करता तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, राइट? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का रीजन क्या है? द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेंगे तो द फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, राइट? उसके वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। अलग अलग टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन पॉसिबल है, ठीक है? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है, इसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ बोलते हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड द रेशियो विल बी द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट डे इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। वैसे सिलेबस वाइज हम लोगों का यहीं तक करना है, ठीक है? रिवाइज करिकुलम में ज्यादा कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। আরেকটা ছোট টপিক আছে পয়সন্স রেশিও বলে, তো উইল कम टू दैट। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी वाला पार्ट देखेंगे कि क्या क्या बचा कुचा पार्ट है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।